लेक्चर नंबर 74 पार्ट 1 इंड AS 115 रेवेन्यू रिकग्निशन। ये इंटरमीडिएट में भी हम लोग पढ़े थे, जिसका नाम था AS 9 करके, लेकिन यहाँ फाइनल्स में इट इज़ बड़ा एंड मतलब काफ़ी सारा चीज़ है। AS में तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ था, लेकिन इंड AS में बहुत सारा बात बोला हुआ है। बहुत सारा का बात ये नहीं है मतलब कि ये हार्ड नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसमें स्मॉल कॉन्सेप्ट है, तो सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलना है। ठीक है, ओके। इंड AS 115 का अगर मार्किंग का बात करें तो 10 से 16 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, अगर आएगा तो वो श्योर है कि आता ही है। तो उसका रिजल्ट मतलब मार्क्स का जो वेटेज है दैट इज़ 10 से 16 मार्क्स। ओके, डन। तो स्टार्ट करते हैं। आई विल गो थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट है एंड ऑल, इट्स नॉट लाइक किसी को छोड़ के, लेकिन अभी तक जो हम लेक्चर बनाते थे इट वॉज वेरी बिग, सब कुछ को समझाते आई वोंट मेक एनी स्टोरीज एंड ऑल। जो इम्पोर्टेंट होगा आई टेक इट अप। ठीक है, सो पहला चीज़ है कि कोर प्रिंसिपल ऑफ 115 क्या है। व्हाट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ 115? कोर प्रिंसिपल इज कि टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन अ मैनर दैट यू कैन शो exactly at what amount to recognize and why to recognize। 115 का कोर प्रिंसिपल क्या है? 115 क्यों है मार्केट में? इंड AS 115 क्यों पढ़ा जाता है? इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि 115 आपको एक मेथड बताता है कि जिस मेथड से आप बता सकते हो कि हम ये रेवेन्यू क्यों रिकॉग्नाइज किए हैं, एग्जैक्ट इतना अमाउंट क्यों रिकॉग्नाइज किए हैं और क्यों रिकॉग्नाइज किए हैं, इतना अमाउंट एक्स अमाउंट क्यों रिकॉग्नाइज किए और रिकॉग्नाइज ही क्यों किए हैं। ये दोनों चीज़ का आंसर इंड AS 115 सिखाता है। ठीक है, ओके। तो 115 कैसे सिखाता है भाई, बताते हैं। सिखाने का तरीका को कहते हैं हम लोग 5 स्टेप मॉडल। क्या कहते हैं? 5 स्टेप मॉडल। 5 स्टेप मॉडल क्या है? 5 स्टेप मॉडल बोलता है यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस। जब 3 चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए तो allocate transaction price to performance obligation of the contract and then recognize revenue when performance obligation is satisfied। हम बहुत सारा बात बोल दिए, समझ कुछ नहीं आया होगा, समझाते हैं। एक बात बताओ, हम लोग ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? भाई जब रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू को क्यों आता है? जब आप कुछ बेचते हो या फिर चाहे गुड्स या सर्विस। गुड्स या सर्विस क्यों बेचते हो? क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ट्रू, वेरी ट्रू। तो भाई जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना होगा। परफेक्ट। तो पहला चीज़ है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू गिव परफॉर्मेंस, देन ओनली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो तुमको याद होगा 1872 का। डेफिनेशन ही यही बोलता है कि देयर शुड बी सम ऑब्लिगेशन, वन कंसिडरेशन, एक परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा। ट्रू। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि कुछ ऑब्लिगेशन है आपको परफॉर्म करने का। जब आप परफॉर्मेंस दे दोगे, जब आपका जो ऑब्लिगेशन है वो आप कंप्लीट कर दोगे, तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन स्टिल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है, लेकिन कितना पे रिकॉग्नाइज करोगे? उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तुमको पता करना पड़ेगा कि क्या दाम, कितना अमाउंट लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो पता कर लोगे तो तुमको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है और क्या कहते हैं, क्या ऑब्लिगेशन था, किसके वजह से हम पैसा कमाने वाले हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली में क्या हम करने वाले थे, तो वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और पता चला कि हाँ क्यों हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन कितना पे करेंगे वो थर्ड स्टेप में पता करते हैं। तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब रेवेन्यू। ठीक है, ओके। चौथा, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस इनटू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तुमको अभी नहीं समझ में आएगा ये लाइन, बाद में समझ में आएगा। और फिफ्थ है कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब 5 चीज़ था, पहले कॉन्ट्रैक्ट को पता करो, उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था वो उसको पता करो, और पता करो कि कितना अमाउंट का है। लेकिन सिर्फ पता करने से तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तुम पूरा कर देते हो तब तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है। एक और चीज़ था कि एलोकेट TP इंटू PO। ट्रांजैक्शन प्राइस को TP बोलेंगे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को PO बोलेंगे, परचेज ऑर्डर नहीं, दिमाग में मत रखना। ठीक है। तो ये 4 चीज़ तो क्लियर हो गया, एक ये चीज़ बचा हुआ है, समझाते हैं। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम टू पेज नंबर 466 ऑफ आवर नोटबुक।
wherein you will find a example, page number 466. Yeah. So एक टॉपिक होगा नेम्ड एज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एग्जाम्पल क्या है कि रिलायंस लिमिटेड ऑफर करती है इंटरनेट सर्विस ₹10,000 के लिए। किसको? AK को। तो AK को रिलायंस लिमिटेड वो जियो फाइबर दे रही है, ठीक है, लेकिन कितना में दे रही है? 10,000 रुपये में। अब ये जो 10,000 रुपये का कौन सा भाई इंटरनेट सर्विस होता है सर? रिलायंस जियो जो है वो जियो फाइबर दे रही है। तो उसमें क्या दे रही है? वो जो 10,000 रुपये है उसमें क्या क्या वो देगी? एक रूटर देगी जो बड़ा वाला ब्लैक वाला बॉक्स है। रूटर को इंस्टॉलेशन करने का जो फीस लगेगा वो खुद रिलायंस जियो देगी, और 1 साल के लिए इंटरनेट सर्विस देगी। ये तीनों चीज़ का कॉम्बो वो 10,000 रुपये में दे रही है, ठीक है। तो रिलायंस जियो क्या क्या दे रहा है? 3 चीज़ दे रहा है। एक तो रूटर दे रहा है, फिर इंस्टॉलेशन खुद कर रहा है, और 1 साल तक का इंटरनेट सर्विस दे रहा है। 3 चीज़ कितना रुपये में? 10,000 रुपये में, ठीक है। किसको दे रहा है? AK को। ओके। चैप्टर को समझाने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले एक बेसिक चीज़ हर वक्त याद रखना 115 होता है सेलर की तरफ से। 115 एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? सेलर के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई रेवेन्यू कौन रिकग्नाइज करेगा? जो सेलर है। कस्टमर क्यों रिकग्नाइज करेगा रेवेन्यू? सेलर करेगा ना। सो दैट्स व्हाट। तो हमारे केस में अभी 115 किसके लिए एप्लीकेबल है? रिलायंस के लिए, AK के लिए नहीं है, ठीक है, डन। तो एक बात बताओ क्या रिलायंस जियो ये जो आती है रूटर है ऐसी बेच सकती है? मतलब कि बिना इंटरनेट सर्विस दिए हुए? हाँ, बेच सकती है अकेले में, कि उसका रिलायंस जियो का एक रिटेल स्टोर होगा, वहाँ पे अपना वो रूटर बेच सकती है। कि कोई आदमी आया, बोला कि भाई मेरा रूटर टूट गया है, सो तुम नया रूटर दे दो, तो नया रूटर दे देगा। ऐसा हो सकता है ना? परफेक्ट हो सकता है। अगर आदमी चाहे कि रिलायंस अगर चाहे कि सिर्फ वो इंस्टॉलेशन का सर्विस दे, कि कहीं भी रूटर लग रहा है हम इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉलेशन भी अलग से दे सकती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिलायंस जियो तो तुमको इंटरनेट देती ही है बिना रूटर तुमको बेचे हुए। जो नॉर्मल अपना जियो का सिम है उसमें तो बिना सिम बेचे हुए, सिम तो बेच देता है, चलो बिना रूटर बेचे हुए तुमको तो इंटरनेट सर्विस दे सकता है ना? एकदम दे सकता है। तो अगर सब कुछ अलग अलग बेच सकता है तो सबका अलग अलग प्राइस भी होगा। हो सकता है कि रूटर का प्राइस तुम्हारा 4500 रुपया हो, इंस्टॉलेशन का प्राइस 1500 रुपया हो, और 1 साल का इंटरनेट सर्विस का दाम 9,000 रुपया हो। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो एक बात बताओ, तुम बोला कि 9,000, 4500 और 1500 जब सबको ऐड करोगे तो वो 15,000 रुपया हो जा रहा है, लेकिन रिलायंस जियो तो उसको 10,000 रुपये में तीनों चीज़ दे रहा है। ट्रू? हाँ भाई, वेरी ट्रू। ओके भाई, मान लिए, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा है रिलायंस जियो? रिलायंस जियो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास वन टाइम एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, वो CAC है, तो उसकी वजह से वो कर रहा है। इसमें खास क्या है? खास क्या है वो बताते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये सिर्फ रिलायंस और AK के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कैसे? पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि Day 1 तुम उसको रूटर दोगे, कंपनी क्या देगी? रूटर देगी, पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, रूटर देने के बाद इंस्टॉल भी कंपनी करेगी, तो ये दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तीसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि वो इंटरनेट देगी अगला 1 साल तक। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो तुम सीधा अपने बुक में जाके ऐसे नहीं दिखा सकते हो, रिलायंस अपने बुक में नहीं लिख सकती है कि AK अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000 रुपया, नहीं, उन्हें दिखा सकती है। क्यों नहीं दिखा सकती है भाई? इसीलिए नहीं दिखा सकती हैं क्योंकि ये एक चीज़ नहीं बेचा जा रहा है, यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो जब 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर दिया जाएगा तो 3 तुमको कंपोनेंट लिखना होगा सेल का। डेटा अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन टू रूटर टू आपका इंटरनेट सर्विस। समझे? ए भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन में तो सीधा बोल देगा कि तीनों चीज़ हम 10,000 रुपये में दे रहे हैं। हमको ये थोड़ी बोलेगा कि 9,000 इसका अलग से, 4500 इसका अलग से, 1500 इसका अलग से। और अगर चलो ठीक है 9,000, 4500, 1500 भी दे भी दिया तो हमको कैसे पता चलेगा कि 10,000 में रूटर का दाम कितना है, इंस्टॉलेशन का दाम कितना है और इंटरनेट का दाम कितना है? तीनों मिला के 10,000 का है, और अलग अलग 9,000 का है, 4500 का है, 1500 का है। लेकिन रिलायंस को तो 10,000 रुपये मिल रहा है, वो अलग अलग बेचेगा तो अलग अलग लिख सकता है। कैश टू रूटर 4500, कैश टू इंटरनेट सर्विस 9,000।
लेकिन यहाँ पे तो हम एक साथ मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट तो सिर्फ 10,000 रुपया हो रहा है, लेकिन कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से टू इंटरनेट सर्विस कितना जाएगा, टू रूटर कितना जाएगा और टू इंस्टॉलेशन कितना जाएगा। सबको तो अलग अलग प्राइस दिया हुआ है। सबको जब इधर अगर लिख दें 9,000, 4,500, 1,500, तो क्रेडिट में 15,000 हो जाएगा और डेबिट तो सिर्फ हुआ है 10,000 रुपया, एंट्री गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होता है कि जो स्टेप नंबर 4 बताते हैं कि एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो ट्रांजैक्शन प्राइस है 10,000 रुपया, उसको तुमको एलोकेट करना होगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के प्राइस में। कैसे एलोकेट करेंगे? अरे भाई बहुत ईजी है। जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है SSP, नया वर्ड क्या है SSP, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में हम एलोकेट कर देंगे जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस है। उस किसको एलोकेट करेंगे? ट्रांजैक्शन प्राइस को। किस में एलोकेट करेंगे? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। किस रेशियो में? SSP के रेशियो में। SSP क्या है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अभी जो 9,000, 45 और 1,500 था वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। तो हम कैसे एलोकेट करेंगे कि ठीक है भाई इंटरनेट सर्विस का SSP 9,000 है, लेकिन 10,000 में उसका वैल्यू कितना है? बहुत ईजी है, 9,000 अपॉन 15,000 इंटू 10,000 करोगे तुमको पता चल जाएगा कि 6,000 रुपया। तो लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरनेट सर्विस 6,000 रुपया। उसी हिसाब से रूटर का भी करोगे और उसका भी करोगे तो 6,000, 3,000 और 1,000 आएगा। तो कैश तो ऐसे करोगे 10,000 10,000 मैच होगी। ईजी, वेरी ईजी। तो इंड AS 115 क्या तुमको अभी सिखाया? एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन रेशियो ऑफ SSP। ओके, एग्जैक्टली अभी हम लोग क्या सीखें कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपया। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं था। तीनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तुमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन भाई सीधा 10,000 रुपया दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम अलग अलग लिखेंगे? उसके लिए तुमको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा, तो उस रेशियो में तुम बांट सकते हो। ईजी, वेरी ईजी। तो जब ये 5 स्टेप मॉडल, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द performance obligation, identify the transaction price, allocate the transaction price to performance obligation of the contract, identify the revenue when performance obligation is satisfied। जब ये 5 स्टेप फॉलो करोगे और तब तुम रेवेन्यू रिकग्नाइज करोगे तो जो कोड प्रिंसिपल है 115 का वो फुलफिल हो जाएगा। कोड प्रिंसिपल क्या क्या है कि कितना अमाउंट रिकग्नाइज करना है और क्यों रिकग्नाइज करना है। कितना अमाउंट रिकग्नाइज करना है उस स्टेप नंबर 4 से तुम पता चल जाएगा, और क्यों रिकग्नाइज करना है उस स्टेप 1, 2 से पता चल जाएगा। स्टेप 1 तुम क्यों रिकग्नाइज कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कितना रिकग्नाइज करना है वो स्टेप नंबर 4, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइसेस। ईजी, वेरी ईजी। उसका जर्नल एंट्री दिया हुआ है कि चलो ठीक है, अगर एलोकेशन तो तुम समझा दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू टू एडवांस, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरनेट सर्विस टू तुम्हारा क्या उसको कहते हैं रूटर टू इंस्टॉलेशन फीस। लेकिन एक बात बताओ, इंटरनेट सर्विस तुम तो 1 साल में देने वाले हो, अगला 1 साल में देने वाले हो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट तो तुम अभी उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते हो ना डे 1 पे। डे 1 तुम क्या रिकग्नाइज कर सकते हो? रूटर और तुम्हारा क्या उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन फीस। हम लोग इंटरनेट सर्विस को क्यों नहीं रिकग्नाइज कर सकते हैं डे 1? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट। और एक और बात भाई, वी विल ओनली रिकग्नाइज रेवेन्यू, स्टेप 5 में क्या बोलता है? रिकग्नाइज रेवेन्यू ओनली व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सैटिस्फाइड। इंटरनेट सर्विस का जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो 12 महीना में देना बचा हुआ है, अभी तो दिए नहीं है, तो उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते एज ए रेवेन्यू। तो क्या एंट्री देंगे? कैश अकाउंट डेबिट तो हुआ है 10,000 से, वो श्योर है। रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज होगा? सिर्फ होगा तुम्हारा रूटर और इंस्टॉलेशन फीस का, क्योंकि वो डे 1 दे रहे हैं। इंटरनेट सर्विस का नहीं होगा रिकग्नाइज, क्यों? क्योंकि उसे नहीं दे रहे हैं हम लोग। तो वो क्या बन जाएगा हमारा? अगर इंटरनेट सर्विस नहीं दे रहे हैं लेकिन उसका पैसा आ गया तो मेरी लायबिलिटी हो गया, एडवांस है वो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू टू एडवांस वैसे करके है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो हम लोग क्या सीखें कि कोई भी रेवेन्यू अगर हमको रिकग्नाइज करना है तो 5 स्टेप मॉडल हमको फुलफ़िल करना होता है। बिना 5 स्टेप मॉडल फुलफ़िल किए हुए हम लोग कभी भी रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ गए। लेकिन एक बात बताओ, एक बात नहीं हम बता रहे, देयर इज़ अ एक्सेप्शन टू दिस कॉन्सेप्ट कि भले ही अगर 5 स्टेप मॉडल अगर तुम्हारा फुलफ़िल नहीं हो रहा है लेकिन तब भी तुम उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हो। मतलब 5 स्टेप मॉडल फुलफिल नहीं होगा तभी तुम रिकग्नाइज कर दोगे रेवेन्यू? हाँ भाई कर दोगे। लेकिन ऐसा कब होता है? सिर्फ एक केस में होता है। कौन सा वो केस है?
उस केस को हम लोग कहते हैं, उस केस का एग्जैक्ट नाम आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, इट्स टोकन मनी, सॉरी नॉट रिफंडेबल मनी। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ टोकन मनी और नॉट रिफंडेबल मनी। जब वो केस होता है तभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इवन दो 5 स्टेप मॉडल फुलफिल नहीं हो रहा है। तो एक समझाओ भाई, ठीक है, समझाने के लिए तुम पेज नंबर 466 पे देखो। जय क्या किया है कि वो गया है AK लिमिटेड के पास खरीदने के लिए घर, ठीक है। तो AK लिमिटेड बोला कि ठीक है भाई, घर आप खरीद लोगे तो आप हमको पहले टोकन मनी दे दो, एक सर्विस क्या उसको कहते हैं, गारंटी मनी हमको दे दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो। बोला कि ठीक है डिपॉजिट कर देते हैं। कितना रुपया डिपॉजिट किया? 10,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का था कि हमको घर खरीदना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, घर खरीदना है। कितना अमाउंट पे खरीदना है वो आगे का पता है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग को भी दे चुके हैं, ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या हो रहा है कि जया के वापस बोलता है कि सर हमको घर नहीं खरीदना है। तो AK लिमिटेड बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मत खरीदो, क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है कि ठीक है पैसा दे दो मेरा वापस। तो AK लिमिटेड बोला कि नहीं हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? भाई जय लिमिटेड, तुम्हारे वजह से हम अभी तक किसी को घर नहीं बेचे हैं, तो जो पैसा है वो पेनाल्टी है, तो मेरे पास ही रहेगा। वर्ड इज़ नॉट पेनाल्टी, इट्स टोकन मनी, ठीक है। तो जय बोला कि ठीक है ओके। तो एक बात बताओ, ये जो 10,000 रुपया कंपनी के पास आया है AK लिमिटेड के पास, क्या उसको वो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता है? भाई चेक करो 5 स्टेप मॉडल। 5 स्टेप मॉडल क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। अभी तो तुम बोला कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना, जब वो घर नहीं खरीदे तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो भाई जब घर नहीं रहेगा तो ये जो 10,000 रुपया है उसको तो हम रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जब रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करोगे तो क्या रिकग्नाइज करोगे? तुमको रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होगा। यहाँ पे 5 स्टेप मॉडल फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन तभी तुम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हो। सिर्फ एक केस में जहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। जब कॉन्ट्रैक्ट था डे 1 अगर बात करोगे, जिस दिन पैसा मिला था उस दिन वो रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेगा। एंट्री क्या देगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस 10,000 रुपया, क्योंकि उस दिन तो कॉन्ट्रैक्ट था कि वो लोग घर खरीदेगा। जब कैंसिल हो रहा है तो एंट्री दूसरा देना पड़ेगा। क्या एंट्री देंगे? वहाँ पे कैश टू एडवांस किए थे, एडवांस लाइबिलिटी बनाए हुए थे क्रेडिट में, और लाइबिलिटी को कम कर दो, कम करने के लिए डेबिट, तो एडवांस अकाउंट डेबिट। एडवांस अकाउंट डेबिट कर दोगे तो क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट करना होगा तुमको टू रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि अभी बोले हैं भले ही 5 स्टेप मॉडल फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी तुम उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर दोगे। तो डे 1 एंट्री दोगे कैश टू एडवांस, और जब कैंसिल हो जाएगा तो एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है। तो यही एक एक्सेप्शन था कि जहाँ पे आपका 5 स्टेप मॉडल फुलफिल नहीं होगा तब भी हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर देंगे, ठीक है। डन, ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं? गो टू पेज नंबर 505, होल्ड ऑन, ठीक है। तो हम समझ में आ गया कि 5 स्टेप मॉडल होना चाहिए फुलफिल, तभी हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है तुम्हारा, वही क्या उसको कहते हैं, कौन सा? टोकन मनी का, ठीक है। डन डन, ओके। एक और बात तुमको समझा दी है कि स्टेप नंबर 4 जो है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन रेशियो ऑफ SSP, ओके। समझ में आ गया है तुमको? ईजी। एक और बार तुमको दूसरा तरीके से समझाने का कोशिश करता है, अगर समझ में आ गया तो अच्छा बात है, अदरवाइज समझा रहे हैं दूसरा तरीका से, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हो सकता है कि एक की जगह 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ, मतलब ऐसा जनरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कि एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो या फिर 2 या 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो तुमको देखना पड़ेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना PO है, कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जब वो पता कर पाओगे तभी तुम समझ पाओगे कि कैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। तुम सीधा नहीं लिख सकते हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो तुम सीधा 2 सेल्स नहीं कर दोगे, तुमको सारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का अलग अलग रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होगा, ठीक है। ठीक है, एक बात याद रखो, परफेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में, हम ट्रिक बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का इतना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अगर सीधा बोला हुआ है या फिर तुम ढूंढ पा रहे हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 को एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और एक चीज़ है कि एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और तुमको सबका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मल्टीपल PO एंड सेपरेट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अगर दोनों चीज़ दिया हुआ है तो समझ लेना तुमको क्या करना होगा, एलोकेशन।
एलोकेशन किस चीज़ का? एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रेशियो ऑफ एसएसपी। ठीक है, तो ये चीज़ तुम याद रख लेना। तो अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, तो क्या करेंगे उस टाइम? कुछ नहीं करेंगे, सीधा कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सिर्फ हम इंटरनेट सर्विस देने वाले हैं या फिर सिर्फ हम रूटर बेचने वाले थे, तो क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू रूटर, बस कोई एलोकेशन करने का जरूरत नहीं है। एलोकेशन तो ऐसे ही हो गया ना, 10 एलोकेट क्या करोगे? ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन रेशियो ऑफ एसएसपी। एसएसपी भी 10,000 होगा, ट्रांजेक्शन प्राइस ही 10,000 होगा, और स्टैंडर्ड एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो सीधा 10,000 चल जाएगा, ईजी। एलोकेशन का बात तब आता है जब कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मतलब एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, डन डन, ओके ब्रो, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा डीप बात करेंगे। किस चीज़ का डीप बात करेंगे भाई? स्टेप वाइज चलेंगे। 5 स्टेप मॉडल जो था उसमें सब स्टेप के बारे में कुछ कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज समवेयर वेयर कंसिडरेशन इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ दिस दैट 1872 का डायलॉग समथिंग। आगे बात करते हैं एडवांस फाइनल लेवल पे कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हो सकता है कि कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अकाउंट करेंगे एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों भाई? 2 अलग कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों अकाउंट करेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी बेचने का, एक कॉन्ट्रैक्ट है आलू बेचने का, ये दोनों तो अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो इसको हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों अकाउंट करें? ये तो अलग कॉन्ट्रैक्ट है भाई। हम लोग कर सकते हैं 2 कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? उसके लिए 1+2 अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो तुम अकाउंट कर सकते हो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल की तरह। क्या कंडीशन है? पहला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम कस्टमर के साथ हो रहा है, मतलब गाड़ी बेच रहे हैं और आलू बेच रहे हैं, लेकिन गाड़ी और आलू दोनों एक ही आदमी को बेच रहे हैं, तो सेम कस्टमर के साथ है। ठीक है, लेकिन अभी 2 कंडीशन और फुलफिल होना है। अगर ये होगा तभी तुम अकाउंट कर सकते हो गाड़ी और आलू बेचने के कॉन्ट्रैक्ट को सेम। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड एट सिंगल प्राइस और अमाउंट इन वन कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द अदर कॉन्ट्रैक्ट। हम बोले कि भाई अगर तुम मेरे से गाड़ी खरीदोगे तो 1 लाख का आलू तुमको 90,000 में दे देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इन वन कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द अदर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो 90,000 हुआ अमाउंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। या फिर हम बोल रहे हैं कि गाड़ी अगर हम तुम मेरे से गाड़ी और आलू दोनों खरीदोगे तो तुमको हम दे देंगे 5 लाख रुपये में, लेकिन अलग अलग खरीदोगे तो गाड़ी देंगे 4 लाख रुपये में और आलू देंगे 1,20,000 रुपये में। तो यहाँ पे क्या हुआ? हम लोग सिंगल पैकेज की तरह बेच रहे हैं। या तो क्या बोलेंगे, सेम कस्टमर, या तो सिंगल पैकेज में बेचो या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट का दाम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के दाम के साथ, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के दाम की वजह में चेंज हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों और में है, या तो सिंगल पैकेज या रिलेटेड प्राइस, मतलब इंटरलिंक प्राइस, ये चीज़, और अगर सेम कस्टमर है, सेम कस्टमर होना ज़रूरी है, और ये दोनों में से कोई एक अगर हो रहा है तो 2 कॉन्ट्रैक्ट को तुम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह अकाउंट कर सकते हो। MCQ क्वेश्चन। ठीक है, डन। एक और बात, PO कम्स इन पिक्चर इफ SSP इज देयर। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मार्केट में तभी आएगा, दिमाग में तभी आएगा जब SSP दिया हुआ है। अभी तुमको क्या हम ट्रिक बताए थे कि क्वेश्चन में अगर तुमको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2-3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, या फिर SSP तुमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड अलोन सेलिंग प्राइस, तो समझ लेना भाई कि इसमें तुमको क्या उसको कहते हैं, डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में सीधा बोलता कि इंटरनेट सर्विस है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहाँ पे इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं और तुमको रूटर दे रहे हैं और इंस्टॉलेशन दे रहे हैं। तो अगर तुम नहीं समझ पाओ कि भाई इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि नहीं, आगे क्वेश्चन में खुद लिखा होगा कि रूटर का स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस ये है, इसका सेलिंग प्राइस ये है, इसका ये है, तो जितना SSP होगा उतना PO होगा। ईजी। अगर SSP नहीं है तो PO नहीं है, एक से ज़्यादा PO नहीं मतलब। ठीक है, डन। अब हम लोग स्टेप 1 में ही कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं, तो क्या बोलता है, और कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ है जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन? अरे बहुत ईजी है भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मॉडिफाई हो गया, उसमें खास क्या है? नथिंग खास, राइट। बताते हैं क्या है। अगर एक बात बताओ, कोई 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था पहले से, लेकिन
उसी दो पार्टी के बीच में एक और नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? दो, जैसे कि हम AK और SK दो आदमी थे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई तू मेरे से गाड़ी खरीदेगा। AK बेच रहा था SK को गाड़ी। जब तक वो बेच रहा था बोला कि 1 साल के बाद हम बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल पहले बना कि गाड़ी हम बेचेंगे 1 साल के बाद। उसी भी 6 महीने के बाद क्या बोल रहा है AK कि भाई हम तुमको एक बाइक भी बेचना चाहते हैं। SK बोला ठीक है खरीद लेंगे। तो सेम पार्टीज के बीच में एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, एक और नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? दो कॉन्ट्रैक्ट है, दो कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग होगा और क्या? नहीं, डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट है या फिर दो जो, अगर जैसे कि पहला एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था गाड़ी बेचने का, कार, और नया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ रहा है बाइक बेचने का। तो अगर जो नया ऑब्लिगेशन आया है, जो नया PO है, अगर उसका तुमको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ है ना, कि अगर मतलब जो दिया हुआ नहीं है, अगर बोल रहा है कि जो नया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पर अगर बेच रहा है, तो तुम मान लेना कि वो दोनों अलग कॉन्ट्रैक्ट है, सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भले ही बिटवीन सेम कस्टमर हो रहा है, भले ही बिटवीन सेम कस्टमर हो रहा है, लेकिन उसमें हो सकता है कि प्राइस दोनों के बीच में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इंटर रिलेट नहीं हो रहा होगा, तो सेम कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं कह सकते, उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कहना होगा। ठीक है। लेकिन अगर जो नया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो हम लोग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे ना दे के डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम AK और SK के बीच में था कि कार हम बेचेंगे 5 लाख में, और बाद में 6 महीने के बाद बोल रहा है कि हम बाइक भी बेचेंगे तुमको 1 लाख में। बाइक का दाम 1 लाख रुपया ही है, मार्केट में बेचेगा तो 1 ही लगाएगा, मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1 लाख है। तो जब ये दोनों का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा तो दोनों अलग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन पहले एक सेम अलग कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? सेम कॉन्ट्रैक्ट तब कहा जाता है ना भाई, बिटवीन सेम पार्टी, लेकिन अमाउंट सिंगल पैकेज या फिर रिलेटेड अमाउंट। तो यहाँ तो इंटर रिलेटेड कुछ अमाउंट ही नहीं है, यहाँ पे गाड़ी बेचने की वजह से बाइक का दाम तो कुछ कम नहीं हो रहा है, तो ये सेम कॉन्ट्रैक्ट की तरह हम अकाउंट नहीं कर सकते, ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हम बोले कि हम गाड़ी बेचेंगे 5 लाख में, अगर तुम खरीदोगे तो हम बाइक भी तुमको बेच देंगे 90,000 में, भले ही उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1 लाख है, लेकिन हम तुमको बेचेंगे 90,000 में। कब? जब तुम गाड़ी खरीदोगे। तो ये तो रिलेटेड प्राइस हो गया, अफेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही पढ़े थे ना कि अगर सेम पीपल के बीच में रिलेटेड बात है तो हम लोग सेम अकाउंट करेंगे, वन कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट करेंगे। लेकिन अगर सेम पीपल के बीच में अनरिलेटेड अमाउंट है, SSP ही सब पे जा रहा है, तो उसको हम लोग सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसको लेके हम तुमको क्या करते हैं, क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हम बोल तो दिए कि भाई कि सेम कॉन्ट्रैक्ट इसको कहेंगे और उसको सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि दो कॉन्ट्रैक्ट को या तो सिंगल कह सकते हैं या फिर दो कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल नहीं कह सकते हैं, दोनों अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन कि जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है वो उस पर जा रहा है या फिर रिलेटेड प्राइस की वजह से जा रहा है। ट्रू। क्यों पढ़ा रहे हो हमको, बताते हैं। एक बार बताओ, अभी जब हम बोलें कि रिलेटेड प्राइस है बिटवीन सेम पीपल, तो उसको दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल के हम लोग सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। ठीक है भाई जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानोगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में तो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगा। एक जो पहले से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था गाड़ी बेचने का, अब नया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ गया बाइक बेचने का। तो भाई पहले कॉन्ट्रैक्ट था सिर्फ गाड़ी बेचने का, तो 5 लाख था ट्रांजैक्शन प्राइस, कोई एलोकेशन करने का जरूरत नहीं था। लेकिन जैसे ही बाइक आया तो ये एक PO से बढ़ गया, मल्टीपल PO बन गया। जैसे ही मल्टीपल PO बनेगा तो क्या करना होता है, जैसे ही मल्टीपल PO बनेगा तो ट्रांजैक्शन प्राइस को हमको एलोकेट करना होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में इन रेशियो ऑफ SSP। तो हमको बोल देगा क्वेश्चन में कि गाड़ी और बाइक हम बेच रहे हैं 5,90,000 में, गाड़ी का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 4,80,000, बाइक का कुछ और अमाउंट। तो हम एक पैकेज में एक कॉन्ट्रैक्ट में बेच रहे हैं, लेकिन दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का एलोकेशन हमको करना पड़ेगा। पूरा 5 लाख तो हम सीधा नहीं दिखा सकते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन कैश तो सीधा आ रहा है 5 लाख, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है बाइक का कितना है, कार का कितना है, पता करने के लिए क्या करेंगे, SSP के रेशियो में बांट देंगे बस। तो वही सीखने के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं। ओके, तुमको और क्लैरिटी के लिए एक चीज़ तो क्लैरिटी है कि सेम कस्टमर और रिलेटेड प्राइस,
लेकिन और क्लैरिटी के लिए सर आगे समझाए हैं, ठीक है। पेज नंबर 467 पे देखोगे तो उसमें है एग्जाम्पल 1, एके लिमिटेड और नागा लिमिटेड के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नागा लिमिटेड सर का अति कर देगा, क्या उसको कहते हैं, जो स्टूडियो है उसको पेंट कर देगा। एक दिन पेंटिंग का दाम है 1000 रुपया पर डे। तो नागा बोलता है सर 25 दिन में हम आपको पेंट कर देंगे स्टूडियो, तो 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि हम आपका पेंट करके देंगे स्टूडियो, ठीक है। कितना दिन का बाद था, 25 दिन का। 15 दिन के बाद क्या बोल रहा है कि एके सर बोल रहे हैं कि भाई तू मेरा स्टूडियो पेंट कर रहा है, तू मेरा फार्म हाउस भी पेंट कर दे, ठीक है। नागा बोल ठीक है सर। तो अब कितना हो गया, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो क्या ये दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये जो दो जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो सेम कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कह सकते हैं? भाई डिपेंड करता है कि क्या जो नया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नागा चार्ज कर रहा है या फिर रिलेटेड प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस पे कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि नागा बोल रहा है कि सर हम 12 दिन में आपका पेंट कर देंगे फार्म हाउस, लेकिन दाम होगा 1000 पर डे। तो ये तो डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है, ये तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, क्योंकि पहले भी 1000 पे दे रहा था, अभी भी 1000 पे दे रहा है। तो दोनों, ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे, ये भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे। तो कोई डिस्काउंटेड प्राइस पे तो नहीं हुआ, भले ही सेम पार्टी के बीच में हो रहा है, लेकिन रिलेटेड प्राइस या फिर कुछ पैकेज तो नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह अकाउंट होगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पीओ था और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में भी एक ही पीओ है। इसमें है कि फार्म हाउस पेंट करना है, इसमें तुम्हारा स्टूडियो पेंट करना है। तो कोई एलोकेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सब में अपना अपना जाएगा। ईजी। एग्जाम्पल 2, पहला कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पहले से कॉन्ट्रैक्ट था कि बीच में सर और अति के बीच में, नागा के बीच में, कि 25 दिन में तुम मेरा स्टूडियो पेंट कर दो 1000 रुपये पर डे, ठीक, ओके। 15 दिन के बाद क्या हो रहा है, बोल रहा है कि सर बोले कि सर कि तुम मेरा फार्म हाउस पेंट कर दो, लेकिन इस बार जो नागा है बोला कि ठीक है सर हम आपको 700 रुपये पर डे पे कर देंगे। भले ही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1000 रुपये पर डे है, लेकिन सर को दे रहा हूँ 700 पर डे पे। क्यों? क्योंकि वो पहले से पेंट कर रहा था सर का स्टूडियो। तो ड्यू टू वन कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इज चेंजिंग बिटवीन सेम कस्टमर, तो देन दीज आर नॉट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट आया उसमें क्या हुआ, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक स्टूडियो पेंट करने का, एक तुम्हारा फार्म हाउस पेंट करने का। तो जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 को पीओ बनेगा तो तुमको एलोकेशन करना होगा, तो तुम एलोकेट कर देना। इजी, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या बोलता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था कि 25 दिन में तुम मेरा स्टूडियो पेंट कर दो। 15 दिन के बाद क्या हो रहा है कि नागा बोल रहा है कि सर 25 दिन में तो नहीं हो पाएगा, मतलब 25 दिन का था। 15 दिन के बाद नागा क्या बोल रहा है कि सर अगला 10 दिन में काम नहीं हो पाएगा मेरे से, हमको और चाहिए, इस 10 दिन के बाद और 7 दिन चाहिए, मतलब हमको 17 दिन और चाहिए, 15 + 17 दिन और, 25 दिन नहीं, हमको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो सर बोले कि ठीक है कर दो। तो नागा बोले सर पैसा, तो सर बोले कि कितना पैसा, तो वो बोलता है कि सर हम क्या उसको कहते हैं 800 रुपये पर डे पे हम कर देंगे। स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस भले ही 1000 रुपया है, मार्केट में जाके बाकी का 7 दिन जो था वो 1000 पे करता, लेकिन सर के लिए 800 में क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले से कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के बाद से रिलेटेड प्राइस आ गया, तो फिर से उसको एक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और हम लोग क्या कर देंगे, एलोकेशन करेंगे। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट था तुमको एलोकेशन समझाने का। लेकिन सर इसमें क्या समझाने वाले थे हम लोगों को कि भाई सर एक फार्मूला दिया है, जो फार्मूला दिया हुआ है तुम्हारा, फार्मूला समझने से पहले क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, नया सर्विस आया, लेकिन जो नया सर्विस है, जो नया पीओ है, उसका जो प्राइस है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। तो जब नया सर्विस प्लस नया स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, नया सर्विस प्लस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो मतलब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट सेम कॉन्ट्रैक्ट, वही बोला हुआ है उसको। ईजी। एग्जाम्पल 2 में क्या है, न्यू सर्विस है लेकिन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं है, डिस्काउंटेड प्राइस पे है, रिलेटेड प्राइस पे है, उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में क्या है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओल्ड ही कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, बस उसको एक्सटेंड हम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस पे। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट प्लस डिस्काउंटेड प्राइस, तो भी कहेंगे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तुम नीचे देखोगे समरी में पेज नंबर 468 पे, तो दिखेगा अगर न्यू सर्विस है और स्टैंड अलोन प्राइस है तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट उसको ट्रीट करो,
न्यू सर्विस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, तो सेम कॉन्ट्रैक्ट उसको ट्रीट करो। न्यू सर्विस नहीं है, एग्जिस्टिंग सर्विस ही है लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो उसको सेम कॉन्ट्रैक्ट साथ करो। ठीक है, ठीक है, कर दिए भाई। ओके, इसमें पॉइंट और क्या है, पॉइंट क्या है कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कहोगे तो तुमको तो अलग अलग करना ही अकाउंटिंग ईजी, लेकिन जब सेम कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हो तब तुमको रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज़ करना है भाई, कैसे रिकग्नाइज़ करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर देंगे पीओ के हिसाब से, लेकिन कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे तुम भाई, कैसे करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड वाला क्वेश्चन में जब फार्म हाउस पेंट करना था और हम कितना में 700 रुपये में कर रहे थे, तो हम कैसे, हम तो सेलर है तो हम कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे। पहले जो अभी तक जैसे कि 25 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, हम 15 दिन पे ही हमको बोल रहा है कि सर और कर दो, दूसरा चीज़ कर दो, तो 15 दिन तक हम क्या रिकग्नाइज़ किए होंगे। डे 1 हम रिकग्नाइज़ किए होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस, क्योंकि उस दिन तो हम कुछ काम नहीं किए थे। जैसे जैसे काम करेंगे तो एडवांस को ख़त्म करते जाएंगे। 15th डे हम एडवांस ख़त्म कर चुके होंगे 15 दिन का आउट ऑफ 25 दिन का, लेकिन उस दिन और हमको एडवांस मिल रहा है फार्म हाउस का, तो फार्म हाउस का हम लोग कर देंगे। आगे का काउंटिंग कि कैश अकाउंट डेबिट मतलब कितना 700 रुपये इंटू 12 दिन, 12 इंटू 7 8400, 8400 कैश अकाउंट डेबिट 8400 टू एडवांस 8400। वो एक कर सकते हैं और ये अलग कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई अलग अलग नहीं करना है ना, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सेम कॉन्ट्रैक्ट मानना है। बाप रे बाप, सेम कॉन्ट्रैक्ट कैसे माने भाई। अभी एडवांस अभी तक चल रहा था, एडवांस लाइबिलिटी हम 25 दिन का लिए थे 25,000 रुपया, 15 दिन में 15,000 खत्म हो चुका था। अभी एडवांस मेरे पास बचा हुआ है पुराना स्टूडियो रंगने का 10,000 रुपया वहाँ का बचा हुआ है, और ये जो फार्म हाउस का अलग से आ रहा है उसका अति बचा हुआ है, क्या उसको कहते हैं, उसका अलग से एडवांस क्रिएट करना 8400 का। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है भाई, उसी एडवांस वाला जो अकाउंट बना हुआ है लाइबिलिटी, उसको 10,000 में और 8,400 ऐड कर दो, तो 18,400 का तुम्हारा एडवांस बन जाएगा बस। अब 18,400 को हर दिन अगला 12 दिन तक जितना भी दिन बचा हुआ है, 12 + 10 22 दिन जो बचा हुआ है, 10 दिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट का और 12 दिन नया कॉन्ट्रैक्ट का, तो 22 दिन में 18,400 को तुमको खत्म करते चल जाना है, उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर देना है। डे 1 रिकग्नाइज करोगे कैश टू एडवांस, और जिस दिन पहला दिन काम खत्म करोगे तो उस दिन क्या करोगे, एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, एक दिन का रेवेन्यू रिकग्नाइज करोगे, वैसे ही चलते चले जाएगा। तो जब 18,400 रिकग्नाइज कर दोगे, 18,400 छोड़ो, जब 25,000 तुम रिकग्नाइज किए थे तो डेली कितना तुम खत्म करते थे, 25,000 अपन 25 1,000 रुपया डेली। लेकिन अब जब 18,400 आ गया तो डेली कितना रिकग्नाइज करोगे, 18,400 डिवाइडेड बाई जितना दिन बचा हुआ है 22 दिन, 836.36। ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई न्यू सर्विस नहीं है, एग्जिस्टिंग सर्विस में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस चेंज कर रहे हैं। मतलब 15 दिन तक हम लोग 15,000 रुपया रिकग्नाइज कर चुके थे, डेली 1,000 रुपया, ठीक है। ये सोच के कि कॉन्ट्रैक्ट का दाम 25,000 रुपया है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट का दाम कितना हो गया, 25,000 प्लस कितना 7 दिन इंटू 800 7,5600, मतलब 25,000 प्लस 5,600 हमको मिलने वाला है AK से, ठीक है। तो कितना हो गया 30,600 हमको मिलने वाला है AK से, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई। अभी तक 15 दिन तक 15,000 रिकग्नाइज किए हुए थे, तो 30,600 में से 15,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा तुम्हारा, 15,600 बचेगा। तो 15,600 को जितना दिन रिमेनिंग है, कितना दिन रिमेनिंग है, और तुम्हारा कितना 10 और 17 दिन रिमेनिंग है, तो 15,600 डिवाइडेड बाई 17 दिन कर दो, और उस हिसाब से तुम आगे कर दो, जैसे अभी जस्ट हम लोग किए थे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी जो हम लोग किए थे एग्जाम्पल 2 में, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। हमको प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग कब करना है, जब न्यू सर्विस है और डिस्काउंटेड प्राइस है। लेकिन जब एग्जिस्टिंग सर्विस में डिस्काउंटेड प्राइस आ रहा है तो हमको प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग नहीं करना है, हमको रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करना है। रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग क्या होता है, हमको ये सोच के अकाउंटिंग करना है कि 30,600 जो मेरे पास आने वाला है, जो टोटल अमाउंट है, वो हमको 15th डे ना पता हो कि डे 1 ही पता चल गया था। और अगर हमको डे 1 पता होता कि 30,600 मिलने वाला है और दिन टोटल हमको मिलने वाला है 25 + 7 दिन, दैट इज़ 32 दिन, तो हम डेली कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं। डे 1 हमको रिकग्नाइज करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस 30,600, और एक दिन के बाद कितना मतलब एडवांस अभी रिकग्नाइज किए, एक दिन के बाद एडवांस कितना रिवर्स करते हैं, 30,600 अपन 32 डेज, दैट इज़ 950.25। लेकिन हम कितना डेली रिवर्स किए हुए हैं, 1,000 टिल 15th, तो उसको ठीक से मैनेज करके हमको करना होगा, ठीक है। तो वही तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, वो देख लेना।
ठीक है। इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन 9 है, समझ लेने को। ओके, फिर इलस्ट्रेशन 8 है, फिर इलस्ट्रेशन 17 है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद आता है क्या तुम्हारा स्टेप नंबर 2, आई थिंक, वेयर इज दैट 2, स्टेप नंबर 2, अच्छा स्टेप नंबर 2 इज आई थिंक not very much in front of me. Where is it? Wait a minute, hold. So एक चीज़ समरी में जाके सीख लेना, वही समरी सीख लेना अभी कि सेम कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में न्यू प्राइस, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्लस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहेंगे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन न्यू एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट डिस्काउंटेड प्राइस, सेम कॉन्ट्रैक्ट लेकिन प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस, तो रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग। ठीक, ओके, डन। अब क्या है सेकेंड स्टेप, क्या था, परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशन, पीओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वो तो तुमको समझा चुके हैं, उसमें कुछ था ही नहीं समझने के लिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो एक बात बताओ, पीओ समझ में आ गया तुमको, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की क्या क्या परफॉर्मेंस देने वाला है। एक ट्रिक समझा चुके कि अगर एसएसपी दिया हुआ है जिसका तो वही उतना पीओ है। लेकिन अगर वैसे भी नहीं, अगर कॉन्सेप्चुअली समझना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द गुड्स सर्विस टू कस्टमर। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स या सर्विस टू द कस्टमर। तो जितना गुड्स या जितना सर्विस तुमको अलग अलग देना होगा उतना अलग अलग पीओ कहलाएगा। लेकिन याद रखने के लिए, समझने के लिए या फिर याद रखने के लिए क्या क्या बोला जाता है, दो चीज़ होता है। एक होता है डिस्टिंक्ट पीओ, दैट इज़ अनरिलेटेड पीओ, या फिर रिलेटेड पीओ। दो तरीका होता है। एक हो सकता है कि हम गाड़ी, एक आदमी को, एक ही कस्टमर को कार भी बेच रहे हैं और बाइक भी बेच रहे हैं, तो ये रिलेटेड पीओ हुआ। लेकिन दूसरे केस में अगर एक आदमी को कार और एक आदमी को बुक्स बेच रहे हैं तो वो अनरिलेटेड पीओ है। ओके ओके, ठीक है। तो भाई जहाँ भी डिस्टिंक्ट पीओ होगा, दैट इज़ अनरिलेटेड पीओ होगा, वहाँ पे मल्टीपल पीओ हुआ। जहाँ पे से कार और गाड़ी बेच रहे हैं, कार और बुक्स बेच रहे हैं, तो वो मल्टीपल पीओ कहलाया। लेकिन अगर कार और बाइक बेच रहे हैं तो दैट इज़ रिलेटेड पीओ। ठीक है। तो जब रिलेटेड पीओ होता है उसको सिंगल पीओ कहते हैं। जब अनरिलेटेड पीओ होता है, जैसे डिस्टिंक्ट पीओ होगा, उसको हम लोग मल्टीपल पीओ कहेंगे। अब इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, सब एमसीक्यू है। उसको क्वेश्चन बनाने टाइम दिमाग मत लगाना, सिर्फ एमसीक्यू है। ठीक है। एमसीक्यू में क्या सर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई कंपनी एक बॉक्स में फ़ोन बेच रही है, चार्जर भी दे रही है, ईयरफोन भी दे रही है, तो क्या है 3 अलग अलग पीओ है? नहीं, ये 3 अलग अलग पीओ नहीं है, ये एक ही पीओ है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है। ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू के लिए बता रहे, दिमाग में लगाना ज़्यादा। ठीक है, ओके। एक और एक्सेप्शन है, इवन दो इट इज़ डिस्टिंक्ट, बट इफ डिस्टिंक्ट पीओ इज गिवन सोल्ड इन सेम पैटर्न, देन डोंट कंसिडर मल्टीपल पीओ, कंसिडर इट एज सिंगल पीओ। एक क्वेश्चन में बोला हुआ था कि एक कस्टमर को हम लोग 365 मैगजीन दे रहे हैं, सब अलग अलग कंपनी का मैगजीन दे रहे हैं, 365 दिन में 365 तरीके का मैगजीन दे रहे हैं। भाई ये तो रिलेटेड पीओ है, क्या पता सर इसको डिस्टिंक्ट पीओ क्यों बोल रहा है, आई डोंट नो एक्चुअली। और कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर नॉन कैंसिलेबल। हाँ, एक और एमसीक्यू का चीज़, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, जो 1 साल के बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास एक राइट है कि आप भले ही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप 1 साल के बाद उसको कैंसिल कर सकते हो। हर 1 साल के बाद, जैसे कि 1 साल के बाद आप सोच सकते हो कि इसको आगे रिन्यू करें कि नहीं करें। ठीक है। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी 3 साल का है, लेकिन उसमें कैंसिल आप नहीं कर सकते कभी भी। तो जहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो उसको कहते हैं हम लोग सेपरेट पीओ, 3 पीओ, क्योंकि 3 बड़ा ऑप्शन मिल रहा है कैंसिल करने का, तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहेंगे। लेकिन जहाँ पे कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे सिंगल पीओ है। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। इलस्ट्रेशन 17 वैसे ही है, उसको तुम पढ़ लेना है। इलस्ट्रेशन 17 एक बार हम देख लेते हैं क्या है इतना। व्हाट इज इलस्ट्रेशन 17? वही तुम्हारा रिलायंस लिमिटेड का एग्जांपल है, तो यही सब है, देख लेना। स्टेप नंबर 3, ट्रांजैक्शन प्राइस। व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन प्राइस? अभी तुम बोल रहा था ट्रांजैक्शन प्राइस रेवेन्यू 10,000 रुपये, रिलायंस जियो वाला 10,000 रुपये, हाँ वही है। लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस को समझने के लिए उसका कंपोनेंट होता है। क्या कंपोनेंट होता है भाई? ट्रांजैक्शन प्राइस 2 कंपोनेंट से बनता है, एक फिक्स्ड रेवेन्यू और वेरिएबल रेवेन्यू, 2 चीज़ होता है।
फिक्स्ड रेवेन्यू प्लस वेरिएबल रेवेन्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, दैट इज रेवेन्यू ओनली। ठीक है, तो फिक्स्ड रेवेन्यू तो तुमको पता है। वेरिएबल रेवेन्यू कैसे लाओगे? व्हाट इज़ वेरिएबल रेवेन्यू? वेरिएबल रेवेन्यू भाई बहुत सारी चीज़ का होता है। वेरिएबल रेवेन्यू मतलब जो टाइम के साथ वेरिएट कर रहा है, वो ऐसा फिक्स नहीं है। वेरिएबल रेवेन्यू का एग्जांपल कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई अगर 10 साल में तुम मेरा ब्रिज बना दोगे तो तुमको 10 लाख रुपया देंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे, 100 करोड़ रुपया देंगे। ठीक है, 100 करोड़, एक ब्रिज का 100 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन अगर तुम 8 साल में बना देते हो तो तुमको 120 करोड़ रुपया देंगे हम। ये जो 20 करोड़ रुपया है वो वेरिएबल है। तो तुम ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो जाएगा? 100 करोड़ प्लस 20 करोड़। लेकिन ऐसा भी वेरिएबल रेवेन्यू हो सकता है जो नेगेटिव हो। भाई रेवेन्यू नेगेटिव कब से हो गया बताते हैं। अगर क्वेश्चन बोला कि 8 साल में बनाओगे तो 120 करोड़, 10 साल में बनाओगे 100 करोड़, 12 साल में बनाओगे तो 80 करोड़ देंगे। फिक्स 100 करोड़ था, लेकिन वेरिएबल क्या है? -20 भी है। ट्रू। तो रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन प्राइस का वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड रेवेन्यू प्लस वेरिएबल रेवेन्यू। ठीक है, और वेरिएबल रेवेन्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ओके भाई, ये जो वेरिएबल रेवेन्यू है वो श्योर थोड़ी है, ज़रूरी थोड़ी कि 20 करोड़ होगा या फिर कुछ भी। क्वेश्चन तो कुछ भी बोल सकता है। तो कैसे निकाले हम लोग? वेरिएबल रेवेन्यू निकालने का 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला को कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, दूसरा फार्मूला को कहते हैं मोस्ट लाइकली वैल्यू मेथड। 2 फार्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली वैल्यू मेथड। ठीक है, तो भाई वेरिएबल रेवेन्यू हम लोग पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्या होता है? उसमें बोल सकता है कि हमको 10 लाख, जैसे कि जो 20 लाख जो हमको मिलने वाला है, जैसे कि अगर 8 साल में कंप्लीट करते हैं तो जो 20 लाख जो मिलने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी है 80%। 20 लाख नहीं मिलने वाला है उसका प्रोबेबिलिटी है, चलो 20 लाख नहीं, अच्छा एग्जांपल देते हैं। अगर तुम 10 दिन में कंप्लीट कर दिया तो तुमको देंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट था 30 दिन का, कि 30 दिन में अगर कंप्लीट करोगे, अगर 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 दिन में कंप्लीट करोगे तो 100 रुपया देंगे। अगर 20 दिन में कंप्लीट कर दोगे तो तुमको 120 रुपया देंगे। अच्छा ठीक है, ईजी, बहुत बात बोलती है। 10 दिन के अंदर काम कंप्लीट करोगे तो 100 रुपया देंगे। 8 दिन के अंदर काम कंप्लीट करोगे तो 120 रुपया देंगे। 6 दिन के अंदर काम कंप्लीट करोगे तो तुमको देंगे हम 140 रुपया। तो तीन बात, 10 दिन में कंप्लीट किया 100 रुपया, 8 दिन में कंप्लीट किया 120 रुपया, 6 दिन में कंप्लीट किया तो 140 रुपया। तो मेरे पास 3 प्रोबेबिलिटी है, 100 का भी है, 120 का भी, 140 का है। तो 120 का प्रोबेबिलिटी कुछ 10%, 140 का प्रोबेबिलिटी 50% और 100 का प्रोबेबिलिटी 40%। तो सबका प्रोबेबिलिटी है, तो तुम सबका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा उस हिसाब से तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल सर दिए हुए हैं कहाँ, रुको बता रहे, होल्ड ऑन। वेरिएबल रेवेन्यू मेथड कहाँ पे है? पेज नंबर 26.7 पे क्या बोला हुआ है? हाँ ठीक है, देखो, अगर 4 महीना में कंप्लीट कर दोगे तो 10,000, अगर 4 महीने से 5 महीने में तो 7,000, 5 से 6 महीने में 5,000, अगर 6 से ज़्यादा महीना तो 0 रुपये। सबको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 7750। ठीक है, तो ये जो 7750 है वो तुम्हारा वेरिएबल मान लेंगे। हमको नहीं पता कि 10,000 मिलेगा हमको या फिर हमको 0 रुपया मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो सबका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो 7750 आ गया। तो तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 7750 ले सकते हो। कुछ फिक्स्ड अमाउंट होगा कि 10,000 रुपया प्लस 7750, तो तुम रेवेन्यू अपना दिखा सकते हो 70,050 पे। ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक होता है मोस्ट लाइकली मेथड। ये जो है बोलता है कि अगर 4 महीना में काम कंप्लीट करने का प्रोबेबिलिटी है 50%, 4 से 5 महीने में काम कंप्लीट करने का प्रोबेबिलिटी है 25%, 5 से 6 महीने में काम कंप्लीट करने का प्रोबेबिलिटी है 20% और 6 महीने से ज़्यादा लगेगा उसका प्रोबेबिलिटी है 6%। तो अगर मोस्ट लाइकली मेथड यूज़ कर रहे हो तो तुमको देखना कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है। तो देखो कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 4 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 महीने में अगर काम कंप्लीट होगा तो कितना तुमको मिलेगा? 10,000 रुपया। तो सीधा तुम लिख दोगे कि वेरिएबल जो आने वाला है वो 10,000 रुपया है। तुम सबका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कौन सा मेथड है? मोस्ट लाइकली मेथड। तो मोस्ट लाइकली मेथड में जिसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है वो पूरा अमाउंट तुम ले लोगे अथी में, वेरिएबल रेवेन्यू में। लेकिन अगर तुम्हारा मेथड है एक्सपेक्टेड वैल्यू तो सबका प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई करके तुमको लेना होगा। ठीक है, इजी। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड एस्टिमेटेड वेरिएबल अमाउंट
अगर तुम फाइंड नहीं कर पा रहे हो, ना ही एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से, मोस्ट लाइकली मेथड से, तो उसको इग्नोर कर देना है और उसमें तुमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन, बाय बाय।